हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अंतर। रमाकांत जी उनकी पत्नी सुरेखा देवी को एक बेटा मनोज, एक बेटी थी श्वेता। मनोज ने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलोर में नौकरी ज्वाइन कर ली। श्वेता अभी कॉलेज में ही थी और उसके स्नातक होने में 1 साल बाकी था। बेटे की नौकरी लगते ही रमाकांत जी और उनकी पत्नी बहू का सपना देखने लगे थे। उन्होंने मनोज से भी इसकी चर्चा की थी। उसको इससे कोई आपत्ति नहीं थी। रमाकांत जी और उनकी पत्नी सुरेखा देवी ने अपने सभी संबंधी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले और दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी थी कि वो लोग मनोज के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जहाँ जहाँ से मनोज के बारे में जानकारी मांगी जाती, रमाकांत जी मनोज का एक संक्षिप्त विवरण और उसके कुछ फ़ोटो भेज देते। इस सब में 2 से 3 महीने का समय लग गया। अब रमाकांत जी के पास 5-6 अच्छे प्रस्ताव इकट्ठे हो गए थे। 2 हफ्ते के बाद मनोज भी दिवाली की छुट्टियों में घर आ रहा था। रमाकांत जी और उनकी पत्नी दोनों ही सोच सोच कर खुश थे। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो सर्दियों में मनोज की शादी कर देंगे। मनोज के घर आते ही सभी प्रस्तावों पर गहन विचार हुआ और उनमें से 2 प्रस्तावों पर पूरे परिवार की सहमति बनी। अगले 2 दिनों में दोनों परिवारों से मिलकर दोनों लड़कियां भी देख ली गई। मनोज को दोनों प्रस्ताव ठीक लगे और अंतिम निर्णय अपने माता पिता पर छोड़कर वापस बेंगलोर चला गया। अगले कुछ दिन दोनों प्रस्तावों पर रमाकांत और उनकी पत्नी के बीच काफ़ी विचार विमर्श हुआ। नंदनी और सुमन के परिवार में ज़्यादा फर्क नहीं था। दोनों परिवार व्यवसायी, समृद्ध, सुशिक्षित, अपनी जात पात वाले और भले लोग थे, लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों में एक फ़र्क साफ दिखाई देता था। नंदनी का परिवार खुले विचारों वाला था। परिवार का हर सदस्य खुलकर अपनी बात कहता था। उनकी लड़की नंदनी भी खूब बोलती थी। नंदनी ने तो मनोज से भी अकेले में घंटे भर तक बातें की। सुमन के परिवार में उसके माता पिता को छोड़कर कोई और नहीं बोल रहा था। खाने पीने की बात छोड़कर माँ भी कुछ नहीं बोली थी। सुमन से भी जितना पूछा गया बस उसी का जवाब दिया था। सुमन का भाई तो बस मनोज से हाथ मिलाकर ही चला गया था। इसके अलावा ज़्यादातर बातचीत उसके पिताजी ने ही की थी। ऐसा लगता था इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सुमन को चुप रहना ज़्यादा पसंद था। आखिरकार पहला निर्णय रमाकांत ने दिया। उनको नंदनी के बजाय सुमन ज़्यादा ठीक लगी। सुरेखा देवी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बहुत पहले से ही दोनों इस बात पर एक मत थे कि बहू ऐसी हो जो दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे। अब यहाँ दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे का मतलब है कि सास और ससुर यही अपेक्षा रखते हैं कि उनकी बहू सुबह से शाम तक जी हुजूरी करे, हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाए, हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे, लेकिन कभी मुंह ना खोले। यहाँ कभी मुंह ना खोलने का मतलब सिर्फ पलटवार जवाब ना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सास ससुर की हुकूमत को किसी भी प्रकार की चुनौती ना मिले। सास ससुर का प्रभुत्व बरकरार रहे। सास ससुर दोनों को ही घर में बोलने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। मनोज की सहमति लेकर रमाकांत जी ने सुमन के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। दिसंबर के पहले सप्ताह में मनोज और सुमन का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। सुमन का भी बेंगलोर जाना संभव नहीं था। मनोज को परिवार के रहन सहन के हिसाब से दूसरा घर लेकर कुछ ज़रूरी सामान भी जुटाना था। पिता और पुत्र के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अभी सुमन 1-2 महीने यहीं सास और ससुर के साथ रहेगी। मनोज के जाने के बाद सुमन का अपनी हम उम्र नंद श्वेता के साथ ज़्यादा वक्त गुजरता था। इससे दोनों काफ़ी घुल मिल गईं। सुमन की तरह ही श्वेता भी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। दोनों हर विषय पर खुलकर चर्चा करती थीं, लेकिन अपने कमरे के अंदर। मनोज के जाते ही सुरेखा देवी ने अपनी सासुगिरी दिखाना शुरू कर दिया था। वो सुमन के रहन सहन, पहनावा, खान पान, घूमना फिरना, मिलना जुलना यानी हर चीज़ में अपनी दखल अंदाजी रखती थी। अचानक से ही सुमन की आज़ादी पर पहरा लग गया था। वो अपनी नई ज़िंदगी से समाजन से नहीं बिठा पा रही थी। सुमन ने इस बात का जिक्र मनोज से किया, लेकिन उसने 1 महीने की बात कहकर टाल दिया। धीरे धीरे सास और ससुर ने घर के कामकाज का सारा जिम्मा सुमन पर डाल दिया। साथ ही उसे अपने मनपसंद का कुछ भी करने को दोनों की सहमति लेनी पड़ती थी। 1 महीने में सुमन की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी, या यूँ कहें कि सास ससुर के साथ रहना दूभर हो गया था। अपनी आज़ादी पर लगे पहरे का सुमन ने 1-2 बार विरोध किया और सासू माँ को समझाना चाहा, लेकिन नई सासू माँ को कान पर जू तक नहीं रेंगी। उल्टे सासू माँ ने सुमन को डांट कर चुप करा दिया। सास के ऐसे सत्तावादी व्यवहार से दोनों के रिश्तों में दरार पड़ने लगी थी। 2 महीने बाद मनोज सुमन को बेंगलोर ले आया। दोनों ही बहुत खुश थे। जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौटने लगी थी। कुछ दिन की मौज मस्ती के बाद सुमन ने भी नौकरी कर ली। जिंदगी हंसी खुशी मस्ती से चल रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। श्वेता की पढ़ाई पूरी हो गई। रमाकांत जी और उनकी पत्नी श्वेता का रिश्ता ढूंढने में पहले से ही प्रयासरत थे।
किस्मत अच्छी थी, समय से रिश्ता मिल गया। बेंगलोर में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में रिटायर्ड माता पिता और उनका बेटा नवीन थे। नवीन बेंगलोर में ही काम करता था। इस रिश्ते से सभी लोग संतुष्ट थे, खासकर श्वेता बहुत खुश थी। रमाकांत जी ने बिना देरी लगाए श्वेता और नवीन की शादी कर दी। बेटा और बेटी दोनों एक ही जगह होने से रमाकांत जी और सुरेखा देवी का बेंगलोर आना बढ़ गया था। अब तो दोनों कभी कभी 3-4 हफ्ते तक भी ठहर जाते थे। बहू के घर में भी सासू माँ ने अपना सत्तावादी व्यवहार जारी रखा। उनकी निरंतर दखल अंदाजी और टोका टोकी से घर का माहौल बिगड़ गया था। सासू माँ खुद तो घर का कोई काम करती नहीं थी और साथ ही उन्हें अपने बेटे मनोज का घर के काम में हाथ बटाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि सुमन ऑफिस के काम के साथ साथ घर के सारे काम की भी जिम्मेदारी ले। एक दिन शाम मनोज देरी से घर आया। उसके आने के बाद सबने साथ खाना खाया। देरी से आने के बावजूद भी खाने के बाद मनोज ने रसोई का सारा काम खत्म किया। सासू माँ को मनोज का रसोई में काम करना, खासकर खाने के बर्तन साफ करना कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। मनोज ने माँ को बहुत समझाया कि हम दोनों ही नौकरी करते हैं और दोनों ही थके हारे घर लौटते हैं। ऐसे में मैं सारा काम अकेली सुमन पर कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सासू माँ कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं थी। उनकी एक तरफा सोच ने घर में कोहराम मचा दिया। अगले दिन शनिवार यानी छुट्टी का दिन था। आज श्वेता भी अपने माता पिता और भाई भाभी से मिलने आ रही थी। सुबह जैसे ही सुमन सासू जी से मिली, सबसे पहले उसने रात के लिए माफ़ी मांगी। साथ ही उसने सासू जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सासू जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उल्टे बहू को डांट दिया और बोली, अब तुम हमको समझाओगी कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे घरों में बहू अपना मुंह बंद रखती हैं। मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ सबके लिए नाश्ता तैयार करो। देर बाद ही श्वेता आ पहुंची। मिलने जुलने के बाद सबने नाश्ता किया। उसके बाद सुमन अपना काम समेटने रसोई में चली गई। श्वेता अपने माता पिता और मनोज से बातें करने बैठ गई। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद श्वेता ने बताया कि उसकी ऑफिस की 8 से 10 घंटे की नौकरी और रास्ते का ट्रैफिक काफ़ी थका देने वाले होते हैं। इसीलिए काम वाले दिन मैं और नवीन शाम का रसोई का काम मिलजुल कर करते हैं। इसके अलावा शनिवार, रविवार या और किसी छुट्टी के दिन रसोई का काम मैं अकेले ही संभालती हूँ। मम्मी और पापा जी ठीक हैं, लेकिन शारीरिक काम ज़्यादा नहीं कर पाते। वैसे दोनों ही मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। घर की हर बात में मेरी सलाह लेते रहते हैं। घर का माहौल बहुत खुशनुमा है। रमाकांत जी और सुरेखा देवी अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत खुश थे। उन्होंने ये बात श्वेता से खुलकर कही भी। मनोज श्वेता की हर बात बहुत गौर से सुन रहा था। सब कुछ सुनने के बाद मनोज अपने माता पिता से बोला, अपने घर में ऐसा माहौल क्यों नहीं है? हम सब लोग मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते? हम सब वक्त के साथ क्यों नहीं बदल सकते? माँ, कल रात को मेरे बर्तन साफ करने में क्या गलत था? आज सुबह सुमन का आपको समझाने में क्या गलत था? आप आज जिन बातों को अपनी बेटी के घर में सही मान रही हैं, उन्हीं बातों को अपने घर में गलत ठहरा रही हैं। माँ, ये बहू और बेटी में फ़र्क क्यों? आप लोग आज भी बहू के लिए दिखाई तो दे, लेकिन सुनाई न दे वाली परंपरा का अनुकरण क्यों कर रहे हैं? अगर आप चाहें तो अपने घर का माहौल भी बदल सकता है, खुशनुमा हो सकता है। चुप्पी साधे रमाकांत जी सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे। मनोज की बातों ने उनको झकझोर कर रख दिया था। बहुत सोच विचार कर अपनी चिर परिचित गंभीर मुद्रा में रमाकांत जी बोले, मनोज की बात तो ठीक है, हमको समय के साथ बदलना चाहिए। हमको आज से, बल्कि यूँ कहें अभी से बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर जीना चाहिए। और हाँ, अब आगे से बहू दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।